हेनले एंड पार्टनर्स ने अल्फा जियो के साथ मिलकर के ग्लोबल इन्वेस्टमेंट रिस्क एंड रेजिलियंस इंडेक्स 2025 को निकाला है। इसमें दुनिया भर की 150 जो मेजर सोवरेन इकोनॉमीज हैं उनको रैंक किया गया है। ये दिखाने के लिए कि उन इकोनॉमीज का रिस्क फैक्टर क्या है, उनमें रेजिलियंस कितना है, कि कैसे वो जो इकोनॉमिक जो शॉक आते हैं उनको एब्जॉर्व कर सकते हैं। तो इसके आधार पे पूरी रिपोर्ट है। इसमें हम टॉप 10 कंट्रीज, बॉटम 10 कंट्रीज, इंडिया की रैंकिंग को डिस्कस करेंगे। इंडिया की रैंकिंग के आधार पे हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पे मेजर दिक्कतें आखिर क्या आ रही हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इस जो इंडेक्स है इसके स्कोर के बारे में बता दूं। ये स्कोर देता है कंट्रीज या इकोनॉमीज को 0 से लेकर के 100 तक का। जितना अच्छा स्कोर होगा, मतलब 100 के जितना करीब स्कोर होगा, हाइयर इज बेटर, वो उतना अच्छा होगा। जितना 0 के करीब होगा उतना ही वो खराब इकोनॉमी होगा। अगर हम बात करें, इसमें दो चीजें जो यूज करी जा रही हैं, एक तो है रिस्क और दूसरा है रेजिलियंस। तो रिस्क का मतलब ये है कि जो इकोनॉमी है जिसके आधार जिसका कुछ को रैंक किया जा रहा है, उसको ये देखा जाता है कि उसका जो एक्सपोजर है और जो वल्नरेबिलिटी है, कि अगर जो इन्वेस्टमेंट की परफॉर्मेंस है वो कितनी अंडरमाइन हो सकती है उस देश में अगर कोई इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो जो डिफरेंट रिस्क है उसके आधार पे देखा जाता है कि उसका जो पैसा है, कोई इन्वेस्टमेंट अगर करेगा तो वापस निकलेगा कि नहीं निकलेगा, उसके आधार पे देखा जाएगा। और वहीं पे अगर हम रेजिलियंस की बात करें तो ये बताता है कि वो जो देश या इकोनॉमी है उसमें कितना एबिलिटी है कि जो भी इकोनॉमिक चेंज आए इस तरह के, या फिर जो भी शॉक्स आए, वो कितना उसको एब्जॉर्ब कर सकता है। मतलब कि अगर कुछ जैसे कोविड का समय आ गया तो भाई अगर किसी देश की इकोनॉमी बहुत ही ज्यादा ऐसा नाजुक स्थिति में होगी तो वो सारी इकोनॉमीज ढह जाएंगी। और जो इकोनॉमी बहुत अच्छी होगी, जिसमें मतलब इतना कैपिटल होगा, इन्वेस्टमेंट होगा, उसकी पॉलिसीज अच्छी होंगी, तो वो अडॉप्ट कर लेंगी चेंज को और जो इन्वेस्टमेंट है उनको सेफगार्ड कर पाएंगी। तो इस रिपोर्ट के आधार पे ये तय हो पाता है कि अगर किसी को इन्वेस्टमेंट करना है तो कौन सा देश कितना बेहतर परफॉर्म कर रहा है। अगर हम बात करें यहाँ पे सबसे पहले टॉप 10 जो देश हैं उनकी, तो इसमें आपको ज्यादातर जो देश हैं वो नॉर्डिक कंट्रीज मिलेंगी या फिर यूरोप की कंट्रीज देखने को मिलेंगी। यूएसए भी इसमें नहीं आता है। नंबर 1 पे है स्विट्जरलैंड, जिसका स्कोर है 88.42 और इसको नंबर 1 दिया गया है पोजीशन इनोवेशन और गवर्नेंस में। यहाँ का डेट काफी कम है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी काफी अच्छी है, दुनिया की सबसे सेफेस्ट कंट्री है। मतलब यहाँ पे अगर इन्वेस्टमेंट होगा तो डूबने की उसकी चांसेस नहीं है, कि अगर वहां पे इकोनॉमिक कोई शॉक भी आता है पूरे दुनिया भर में तब भी ये आसानी से हैंडल कर सकते हैं। सेकंड नंबर पे डेनमार्क है, सोशल सेफ्टी जो है काफी अच्छी है। फिर आता है नॉर्वे, आपको पता होगा डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, ये सब आपकी नॉर्डिक कंट्रीज कहलाती हैं। फिनलैंड हो गया, आइसलैंड हो गया, ये सारी चीजें। यहाँ पे आपको नंबर 4 पे दिखेगा सिंगापुर। सिंगापुर को रेगुलेटरी किंग कहा जा रहा है। मतलब ये एक तो एशिया की केवल इकलौती ऐसी कंट्री है जो कि टॉप 10 में जगह बना पाई है। और आप देखेंगे इनके बीच में अंतर भी जो अंक का होता है ना, काफी कम है। जैसे 83.54 नॉर्वे का है और 83.37 सिंगापुर का, ऐसे सारे देशों के लिए आता है। तो टॉप 3 को आप अगर याद रखें और सिंगापुर को याद रखेंगे तो ये काम चला देगा। बाकी कौन सा देश किसके लिए मतलब ये बहुत ज्यादा इसको अंक मिले या फिर स्कोर मिले, वो यहाँ पे लिखा हुआ है, इतना इसको रटने की जरूरत नहीं। लेकिन ये ध्यान रखिए कि इसमें ज्यादातर जो यूरोप के देश हैं वहीं एक केवल एशिया का देश इसमें आता है, इसमें अमेरिका भी नहीं है। आगे हम बात करें यहाँ पे इंडिया के लिए, तो इंडिया की इसमें परफॉर्मेंस 104th है। मतलब ये इसको रैंक दी गई है, 104 रैंक मिली है। और इंडिया की ये जो पोजीशन है इसके अनुसार इंडिया को हाई रिस्क और मॉडरेट रेजिलियंस की कैटेगरी में रखा जा सकता है। मतलब यहाँ पे रिस्क तो ज्यादा है, क्योंकि जहाँ पे अगर आपको ये लगता है कि यहाँ पे आपको रिटर्न अच्छा मिलेगा इन्वेस्टमेंट में, वो कहीं भी आप देखेंगे तो वहाँ पे रिस्क भी ज्यादा होता है। और रेजिलियंस जो है मॉडरेट है, लो भी नहीं है ना तो बहुत हाई है। लो रेजिलियंस होने का मतलब ये होता है कि हमारी इकोनॉमी काफी ज्यादा क्रम्बल्ड है, बहुत नाजुक स्थिति में है, कि थोड़ा भी कहीं कुछ आएगा तो हमारी इकोनॉमी प्रभाव पड़ेगा। मॉडरेट है मतलब जो इकोनॉमिक शॉक आएंगे हमारा जो देश है उसको सहन कर सकता है। और भारत का जो स्कोर है वो 54.42 है। आप इसे अगर कंपैरिजन करें चाइना के साथ तो चाइना को 37th पोजीशन मिला हुआ है इस रैंकिंग में, जो कि आप अगर देखें इंडिया से तो काफी आगे है ना। यूएसए 24th पोजीशन पे है, रशिया को 69th पोजीशन इसमें दिया गया है। तो आप ये देखिए कि इंडिया जैसे धीरे धीरे बढ़ रहा है, भारत टॉप 5 जो इकोनॉमीज हैं दुनिया की उसके अंतर्गत आ रहा है। लेकिन इस इंडेक्स के अनुसार भारत की रैंकिंग अगर आप देखेंगे तो काफी खराब देखने को मिलती है। मतलब भारत को यहाँ पे टॉप 100 या टॉप 60 ऐसे ये
होना चाहिए। लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे हमारे पास रिस्क और रेजिलियंस है ना, उसके अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें आती हैं। उसके आधार पे अगर आप देखेंगे तो समझ में आ पाएगा। जैसे भारत का अगर आप टोटल रिस्क स्कोर देखेंगे, मतलब आउट ऑफ 100 अगर देखेंगे तो ये 40.91 है। ये जितना लोअर होता है रिस्क स्कोर उतना बेटर होता है, मतलब जितना कम इसमें स्कोर मिलेगा किसी देश को, वहाँ पे रिस्क उतना ज़्यादा कम है। तो अगर आप भारत का देखेंगे यहाँ पे इंडिकेटर्स को, तो इन्फ्लेशन रिस्क को अगर आप देखेंगे तो भारत में काफ़ी कम है, 0.12 के स्कोर यहाँ पे मिला। ये 0 to 12 के स्केल पे है। 0 का मतलब बहुत अच्छा, 1 का मतलब बहुत खराब। करेंसी वॉलेटिलिटी को देखेंगे तो 0.05 स्कोर मिला है, मतलब हमारी जो करेंसी है वो बहुत ज़्यादा ऐसा फ्लक्चुएट नहीं होती जो ग्लोबल करेंसी है। ऐसा नहीं है कि आज जो भारतीय रुपए है 80 रुपए पे है, अगले दिन आप उठे और भारतीय रुपए 90 पे हो गया, फिर अगले दिन आप उठ रहे हैं फिर भारतीय रुपया जो है 100 पे हो गया, फिर अगले दिन आप उठ रहे हैं तो भारतीय रुपया आपका 95 पे आ गया। ऐसे नहीं होता। हाँ, ये है कि डॉलर के मुकाबले में रुपये की वैल्यू धीरे धीरे कम होती जा रही है, लेकिन वो कम होता बढ़ना ऐसे लगा हुआ है, मतलब वो वॉलेटिलिटी इतना ज़्यादा शो नहीं कर रहा है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का मतलब ये है कि वहाँ पे उस देश में कितना ज़्यादा चांसेस हैं कि जो इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से वहाँ पे इनस्टेबिलिटी उस देश में आ सकती है। तो इसमें भारत को 0.53 स्कोर मिला हुआ है, जो कि हाई स्कोर है। मतलब ये बताता है कि भाई किसी भी देश में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा मायने रखती है किसी भी बिजनेस के लिए। जैसे आप कोई भी देश ऐसा ले लीजिए, जैसे पड़ोसी देश को आप ले लीजिए, पाकिस्तान को ले लीजिए, वहाँ पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ही रहती है हमेशा। तो वहाँ पे कोई ऐसे बिजनेस फल फूल नहीं पाते हैं, क्योंकि एक सरकार आएगी दूसरी आएगी, इंटरनल राइट्स हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा दंगे फसाद हो रहे हैं, प्रदर्शन हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो ये बिजनेस जिसको पसंद नहीं करते हैं। तो भारत का यह स्कोर आप देखेंगे 0 to 1 के स्केल पे 0.53 है, जो कि बताता है कि ये हायर साइड में है। वहीं पे अगर हम लीगल और रेगुलेटरी रिस्क की बात करें तो ये भी 0.48 है, जो कि हायर साइड में दिखाता है इंडिया के। मतलब यहाँ पे जो नियम कानून है उनमें बदलाव के चांसेस ऐसे रहते हैं कि उसमें एक स्टेबिलिटी नहीं दिखती है कि अच्छा ये बिजनेस के लिए लॉ बना दिए गए हैं, अब ये दिखाता है ऐसा कि आज नियम कुछ और हैं, कल को नियम कुछ और हो जा रहे हैं, फिर परसों कुछ और बदल जा रहे हैं। ऐसी चीज़ों को बताते हैं। मतलब नियम कानून को थोड़ा बिजनेस के लिए जो है बिजनेस के साइड करने के लिए करना चाहिए, ताकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ सके, रेगुलेटरी जो रिस्क है वो थोड़ा कम हो सके, उसके लिए काम करना चाहिए। वहीं पे जो सबसे बड़ा कह सकते हैं भारत के लिए रेड फ्लैग है, वो है फिजिकल क्लाइमेट रिस्क का, जिसमें भारत को उसको 0.86 प्राप्त हुआ है, जो बताता क्या है कि भारत में जो फिजिकल क्लाइमेट रिस्क है वो काफ़ी ज़्यादा। जैसे आज के समय में आप देखिए दिल्ली एनसीआर की अगर आप बात करिए तो एयर पोल्यूशन को आप देखेंगे सबसे बड़ा फैक्टर है इस समय। मतलब बहुत सारी जगहों पे जो वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, स्कूल्स बंद हो गए हैं, दिल्ली में गाड़ियाँ नहीं जा सकती हैं BS6 के नीचे, अगर वो गाड़ियाँ आ रही हैं तो, या फिर BS4 तक की जा सकती हैं। मतलब इतने सारे रिस्ट्रिक्शंस रहते हैं। आप सोचिए अगर दिल्ली एनसीआर में ऐसे काम करना होगा तो इस सब को लेकर के चलना होगा। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ेगी, मतलब ठंड में टेम्परेचर आपका 3-4 डिग्री भी जा सकता है, गर्मी पड़ेगी तो टेम्परेचर आपका 45+ भी जा सकता है। फिर उसके अलावा आप क्यों, मैं दिल्ली एनसीआर की बात करूँ, यहाँ पे एयर पोल्यूशन के बहुत ज़्यादा रिस्क हैं ऐसे। और आप अगर पूरे इंडिया को देखेंगे तो ये इस तरह के जो फिजिकल क्लाइमेट के रिस्क है ना वो होते हैं कि मतलब आंधी आ रही है, तूफान आ रहे हैं, समुद्री तूफान आ रहे हैं, भूकंप आ रहे हैं, तो ये सब दिखाता है कि उस देश में फिजिकल क्लाइमेट रिस्क ज़्यादा है। और जिसकी वजह से आपको पता है कि अगर किसी देश में फिजिकल क्लाइमेट रिस्क होगा तो बिजनेस वहाँ पे उतना अच्छा काम नहीं कर सकते हैं। मतलब बिजनेस लगा रखे हैं, फिर पता चल रहा है कि कहीं पे सुनामी आ गई, या फिर जो आप कह सकते हैं समुद्री तूफान आ गए, तो इसकी वजह से पूरा जो कह सकते हैं कि जो पूरा बिजनेस है वो ठप हो गया, वहाँ पे जो सप्लाई चेन है वो बाधित हो गई, तो वो रिस्क होता है बिजनेस को। तो ये इंडिया के लिए कह सकते हैं रिस्क इंडिकेटर में हम अगर देखें तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, लीगल फ्रेमवर्क, फिजिकल क्लाइमेट रिस्क मेन चैलेंज है इंडिया को, जिसमें काम करना पड़ेगा। वहीं पे अगर हम टोटल रेजिलियंस स्कोर देखें भारत का, ये आउट ऑफ 100 तो 49.76 है, जो कि मॉडरेट रेजिलियंस को दिखाता है। मतलब ये जितना हाई होगा उतना अच्छा होगा। इसमें इंडिकेटर्स की अगर बात करें तो इसको 0 to 1 स्केल पे, तो हमारा जो इकोनॉमिक कॉम्प्लेक्सिटी है वो 0.56 है, जो कि अच्छी बात है। मतलब ये बताता है कि उस देश में कितने डिफरेंट तरह के जो प्रोडक्ट हैं वो बन रहे हैं, और जो प्रोडक्ट हैं मतलब जो बाहर भेजे जा रहे हैं या बन रहे हैं, वो ऐसा नहीं है कि हम केवल रॉ मटेरियल जो है बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। हम प्रोडक्ट्स बना करके जो है बाहर भेज रहे हैं या बेच रहे हैं अपने देश में भी, और उसमें भी ना बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है। हमारी जो इकोनॉमी किसी एक चीज़ के ऊपर नहीं टिकी।
जाएगी। जैसे बहुत सारे देश होते हैं जो एक ही चीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं। आप अगर अरब कंट्रीज़ को देखें तो केवल ऑयल के ऊपर उनका सारा कुछ काम कर रहा है। तो अगर ऑयल की नीड अगर बंद हो जाए आने वाले समय में, तो ऐसे देशों की इकोनॉमी काफ़ी प्रभावित होगी। तो इंडिया में वो सिनेरियो नहीं है। वहीं पे बात करें अगर एक्सटर्नल अकाउंट्स की, मतलब जो बैलेंस ऑफ ट्रेड होता है या फिर जो कह सकते हैं सरप्लस जो बैलेंस होता है करंट अकाउंट का, वो सब चीज़ों के लिए कि हमारे देश में कितना सरप्लस है, जिसके आधार पर हम ये देख सकते हैं कि इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी अगर आती है, जैसे भी अमेरिका ने 50% टैरिफ कर दिया, तो ऐसा नहीं हाहाकार मच गया हमारे देश में, तो वो सारी चीज़ों के लिए तो उसमें भी भारत का स्कोर ठीक है। इन्वेस्टमेंट की अगर बात करें तो उसमें भारत का स्कोर काफ़ी अच्छा है, सबसे अच्छा है, 0.75 है, जो कि बताता है कि भारत में जो इन्वेस्टर्स हैं वो प्रभावित होते हैं, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं एफडीआई के माध्यम से, एफआईआई के माध्यम से, वो ये दिखाता है। इनोवेशन की बात करें तो जो ये बताता है कि जो इनोवेटिव इकोनॉमीज़ हैं, मतलब वो कोई इकोनॉमी कितनी ज़्यादा इनोवेटिव है, वहाँ पे इनोवेशंस कैसे हो रहे हैं, उसके आधार पे भारत को उसको 0.57 मिला है। जो इकोनॉमी जितनी ज़्यादा इनोवेटिव होगी, वो जितने भी इस तरह के नेगेटिव इम्पैक्ट हैं इकोनॉमी पे आते हैं, जो शॉक्स लगते हैं, उसको उतने जल्दी पाइवोट कर सकती है। मतलब अगर किसी तरह की कोई ऐसा इकोनॉमिक शॉक मिला है, अगर इकोनॉमी इनोवेटिव है, तो वो आसानी से पाइवोट कर लेगी, उसका अपना रास्ता बदल लेगी, अपनी पॉलिसीज़ में चेंजेस लाएगी और जो नई चीज़ें हैं उनको अडॉप्ट कर पाएगी, तो ये दिखाता है। वहीं पे क्वालिटी ऑफ गवर्नेंस में भी भारत का जो स्कोर है 0.51 है, जो कि ठीक-ठाक है। सोशल प्रोग्रेस की बात करें तो ये 0.36 है, जो कि कम स्कोर है। मतलब ये बताता है हमारे यहाँ, जैसे अभी एक इनइक्वालिटी रिपोर्ट आई थी, आपने नहीं देखी तो देखिएगा, तो उस तरह की चीज़ें, मतलब भारत की इकोनॉमी भले ही टॉप 5 में आती है, लेकिन जब हम पर कैपिटा के आधार पे देखेंगे तो भारत की इकोनॉमी काफ़ी नीचे है, जो कि ये बताता है हमारे देश में असमानता है। ऐसा नहीं है कि हम टॉप 5 या टॉप 1 में भी पहुँच जाएँगे, तब भी हमारी जो पर कैपिटा अगर देखेंगे तो उसके आधार पे हमारी इकोनॉमी काफ़ी नीचे है, जो कि बताता है कि सोशल प्रोग्रेस में हमें काफ़ी काम करना पड़ेगा। वहीं पे फिस्कल पॉलिसी स्पेस की बात करें तो इससे ये समझ में आता है कि उस देश के ऊपर कितना ज़्यादा डेट है और उसके यहाँ की जो फिस्कल पॉलिसीज़ हैं, वो उसके आधार पे कितनी ज़्यादा प्रभावित होती हैं। जिस देश में डेट जितना कम होगा, वो अपनी फिस्कल पॉलिसी का स्पेस उतना बना के रख पाएगा कि कैसे उसको डेट को कम करना है और अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए उसको कैसे पॉलिसीज़ में चेंजेस करने पड़ेंगे। उसको बाहर के जो संस्थाएँ जैसे वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, इनके ऊपर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, वो बताएँ कि आपको अपना रेट कम करना है, ज़्यादा करना है, वो नहीं होगा। तो भारत में इसका स्कोर क्या है, 0.52 है, जो कि बैलेंस्ड है। वहीं पे अगर हम क्लाइमेट रेजिलियंस की बात करें तो इसमें फिर से भारत का स्कोर काफ़ी कम है, 0.20 है, जो कि बताता है कि हमारे यहाँ क्लाइमेट रेजिलियंस की भी बहुत ज़्यादा कमी है। हमारे यहाँ से इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, जो कि बदलते हुए जो क्लाइमेट है उसको, मतलब उसको सहन कर सकें, और उस जो बदल रहा क्लाइमेट है उसकी वजह से जो बिजनेस है या इन्वेस्टमेंट, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव ना पड़ पाए, इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर की भारत को ज़रूरत है। तो ये था पूरा भारत को लेकर के सिनेरियो। ऐसे सारे देश के लिए ये स्कोर ऐसे दिए गए हैं। अगर हम आगे बात करें कि जो बॉटम की 10 कंट्रीज़ हैं, उनको अगर आप देखेंगे तो इसमें आपको देखने को मिलेगा कि सबसे लास्ट पोजीशन पे लेबनान आता है। लेबनान सबसे आखिरी में कंट्री है। यहाँ पे बैंकिंग सेक्टर का पूरा कोलैप्स हो चुका है, हाइपर इन्फ्लेशन यहाँ पे है, और हाइपर इन्फ्लेशन होने की वजह से जो सेविंग्स हैं वो वाइप आउट हो चुकी हैं। इसमें आप पाकिस्तान को देखेंगे, सुपर पावर कहते हैं अपने आप को, 148th पोजीशन पे हैं। मतलब यहाँ पर भी वही है, डेट और पॉलिटिकल क्राइसिस हमेशा ही मची रहती है, हर जगह कटोरा लिए घूम रहे होते हैं। हाई इन्फ्लेशन की स्थिति यहाँ पे होती है, जो पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी है वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा होती है। कुछ नहीं पता कौन प्रधानमंत्री कब है, किसकी सरकार बन रही है, यहाँ पे मिलिट्री शासन चलता है, तो ये सारी चीज़ें। वैसे ही आप यहाँ पे देखेंगे ज़्यादातर आपको जो अफ्रीका की कंट्रीज़ हैं वो देखने को मिलेंगी, और एक आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा जैसे पाकिस्तान है, वो आपको एशिया की कंट्री देखने को मिलेगी, जो कि यहाँ पे अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। तो आप ये देखेंगे कि इन सब कंट्रीज़ में अगर कोई अपना इन्वेस्टमेंट करता है ना, मतलब वो हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट है, मतलब वो पैसा आपका वापस मिलेगा भी नहीं मिलेगा, प्रॉफिट तो छोड़ दीजिए, ये भी नहीं पता है। तो ये इससे पता चलता है, इसलिए यहाँ पे जो एफडीआई, एफआईआई बहुत कम ये देखने को मिलता है। वहीं पे हम आगे बात करें कि कुछ की इनसाइट्स की, तो इसमें एक चीज़ क्या दिखाता है, रेजिलियंस वर्सेस साइज। मतलब ये बताता है कि जो इकोनॉमी की साइज है, मतलब अगर कोई देश की इकोनॉमिक साइज बहुत ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ पे रेजिलियंस भी बहुत ज़्यादा है ना। जैसे अगर आप बात करें यूएसए की, तो उसकी इकोनॉमी काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन उसको 24th रैंक मिला है। वहीं पे आप स्विट्जरलैंड की बात करें तो वो इकोनॉमिक रूप से यूएसए से पीछे है, लेकिन उसको फर्स्ट रैंक मिला है, क्योंकि वहाँ पे रेजिलियंस ज़्यादा है। वहीं पे आप देखिए सिंगापुर को, भाई चाइना से तो उसकी इकोनॉमी अगर आप कंपेयर करेंगे तो आप कंपेयर नहीं कर पाएंगे, बहुत बड़ा देश है। चाइना का इकोनॉमिक साइज काफ़ी ज़्यादा है सिंगापुर से, लेकिन फिर भी सिंगापुर 4th नंबर पे और चाइना 37th नंबर पे है ना। तो ये आप देखिए, सिंगापुर आप इंडिया से चाहे कंपेयर कर सकते हैं, भारत की इकोनॉमिक साइज के अनुसार सिंगापुर नहीं
नहीं टिकता है, लेकिन तब भी फोर्थ नंबर पे है, क्योंकि वहाँ पे एजिलिटी है, स्टेबिलिटी है, रेजिलियंस है, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क उनके काफ़ी अच्छे हैं, तो उस वजह से फोर्थ नंबर पे आता है। वहीं पे अगर हम एशियन रिप्रेजेंटेशन की बात कर ही रहे हैं, तो केवल सिंगापुर ही एक ऐसा देश है जो टॉप 10 में आया है एशिया का, और कोई देश नहीं। चाइना की 37th रैंक है, जो कि इंडिया से काफ़ी अच्छी है। अगर हम बात करें इंडिया के चैलेंजेस की, तो हमको रेगुलेटरी जो कंसिस्टेंसीज है वो लानी पड़ेंगी, मतलब जो बिजनेस लॉज है उनको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, ताकि जो इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस और ज़्यादा बूस्टअप हो, हमारे यहाँ और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आए। जो क्लाइमेट अडॉप्शन है उसको लेकर के काम करना पड़ेगा, मतलब इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने पड़ेंगे जो एक्सट्रीम वेदर कंडीशन या इवेंट्स होते हैं उनको आसानी से विदस्टैंड कर सकें और किसी तरह का बिजनेस पे या इन्वेस्टमेंट पर प्रभाव ना पड़े। वहीं पे सोशल इनइक्वालिटी के को लेकर काफ़ी काम करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी इकॉनमी बहुत बड़ी हो जाए लेकिन हमारे यहाँ इनइक्वालिटी अगर बढ़ी रहेगी, मतलब आप जैसे आपको भी मैंने जो वीडियो बनाई थी बताया था कि 1% लोगों के पास 40% जो वेल्थ है वो आती है। तो आप ये सोचिए कितनी बड़ी इनइक्वालिटी है ऐसे इंडिया में क्रिएट हो रही है, तो इसके को लेकर के भी काफ़ी काम करना पड़ेगा। तो ये थी पूरी रिपोर्ट जो बताती है कोई भी देश कितना ज़्यादा रिस्क का है और वहाँ पे कितना ज़्यादा रेजिलियंस है उसकी इकॉनमी में, उसके आधार पे पूरी रिपोर्ट बनी थी। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी वीडियो। बाकी आपका क्या विचार है आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। इस तरह की और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, सभी लोगों को बाय।